Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आप लोगों का होल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम 15 सितंबर को करिकुलर होने वाला है स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को सारे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करा दूं और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे स्टूडेंट। तो आशा करती हूँ अभी तक आप लोगों का सारा पेपर यानी जो मेजर का पेपर आप लोगों ने दिया है वो सारे एग्ज़ाम आप लोगों के अच्छे हुए होंगे। उसी तरह से आप लोगों का को करिकुलर एग्ज़ाम भी अच्छा होगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आप लोगों का क्विक रिवीजन, या इसे कह सकते हैं हम प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट। बहुत दिनों के बाद आप लोगों का रिवीजन क्लास मैं लगा रही हूँ स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना आपको मेजर पेपर में करना पड़े। बहुत से बच्चों का मेजर पेपर अभी कंप्लीट हो गया है तो वो अपना इस क्विक रिवीजन के ज़रिए को करिकुलर को रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स पा सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। यह कथन किसका है स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपने अगर क्लास देखा होगा तो ये मैंने परिभाषा बताया था कि शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। तो यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन है जेपी थॉमसन, ऑप्शन है थॉमस वुड, ऑप्शन सी है आपका ब्राउनवेल और ऑप्शन डी है यूकुट। तो स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यह परिभाषा किसका दिया गया था। मैंने बताया था कि जो शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के संपूर्ण विकास से किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। तो यह कथन किसका था स्टूडेंट? तो जेपी थॉमस ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा जो होती है क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। तो यह कथन किसका था स्टूडेंट? तो जेपी थॉमस का है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को किसने बताया और कब? स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आ सकता है आपका कि सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को किसने बताया और कब बताया। तो आपका ऑप्शन है डूडले तथा ए सार्जेंट 1860 ईस्वी में स्टूडेंट। फिर है बी ऑप्शन है डूडले एवं ए सार्जेंट 1880 ईस्वी। फिर आपका है जेपी थॉमस 1880 ईस्वी, वुड 1870 ईस्वी। स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में बताया था कि जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है तो सर्वप्रथम 1880 में तो बताया गया था, लेकिन किसके द्वारा बताया गया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि डूडले तथा सार्जेंट ने बताया था। ठीक है, यानी वो भी कब? 1880 में। तो या ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर डूडले तथा ये सार्जेंट तो सही है, लेकिन जो ईयर दिया है वो क्या? 1860 है। तो 1860 नहीं होगा, क्या होगा? 1880 होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्यकर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षाप्रद शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मकता एवं मनोरंजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं? ये सभी हैं आपका, मतलब हेल्थ के लिए भी होता है, एजुकेशन के लिए भी होता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी होता है और रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, विद्यालय की डायरी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है आपका लॉग बुक, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है उपस्थिति पंजिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, जो आपकी विद्यालय की डायरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लॉग बुक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लॉग बुक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, संगठन एवं प्रशासन परस्पर हैं, मतलब संगठन और
प्रशासन जो होते हैं वो कैसे, मतलब इनका कैसा संबंध या परस्पर कैसे होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका पड़ोसी, ऑप्शन बी है पूरक, ऑप्शन सी है विरोधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो संगठन एवं प्रशासन जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है पुनः निर्माण करने वाला, ऑप्शन बी है पुनः शक्ति प्रदान करने वाला, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ कैसे होता है स्टूडेंट। क्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन का मतलब कि निर्माण करना। तो रिक्रिएशन का मतलब क्या, जब आर ई जब आपका जुड़ जाएगा स्टूडेंट, तो री मतलब क्या होता है दोबारा या पुनः, तो ये क्या हो जाएगा पुनः निर्माण करने वाला, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 8। स्टूडेंट देखिए, तो मनोरंजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिक्रिएशन। मनोरंजन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन जो है कितने शब्दों का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। यानी मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 10 शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की अन्योन आश्रित लक्ष्यों को किसने विभाजित किया है। आपका ऑप्शन ए है कि हरोल्ड एम्बेरी, बी ऑप्शन है जेपी थॉमस, सी ऑप्शन है ब्लूम तथा क्रेथहोल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो अन्योन आश्रित जो लक्ष्य था स्टूडेंट, उसे किसने विभाजित किया था, तो ब्लूम तथा क्रेथहोल ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, ब्लूम तथा क्रेथहोल ने किया था। उन्होंने अपने मतलब इस लक्ष्य को कितने भागों में बांटा था, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन्होंने लक्ष्य को क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन सा आपका ये 3 भाग थे स्टूडेंट, तो पहला था आपका इसमें संज्ञानात्मक था। ठीक है, पहला क्या था स्टूडेंट, इसमें संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक। दूसरा था आपका भावनात्मक, और तीसरा था स्टूडेंट मनोप्रेरक। ठीक है, मनोप्रेरक। क्या था स्टूडेंट, 3 था इसका मनोप्रेरक। पहला क्या था संज्ञानात्मक, दूसरा था भावनात्मक, और तीसरा क्या था मनोप्रेरक था। किसने दिया था लक्ष्य को, ब्लूम तथा क्रेथहोल ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, ब्लूम तथा क्रेथहोल, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है 3 भागों में इसको बांटा था। आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि ब्लूम एवं क्रेथहोल ने लक्ष्यों को कितने भागों में बांटा है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा 3, ए ऑप्शन 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन 5 हो जाएगा, डी ऑप्शन 10 हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, 3 भागों में बांटा था। एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक लक्ष्य किसके द्वारा दिए गए थे। ठीक है, ये तीनों को जोड़कर भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोप्रेरक लक्ष्य जो है किसके द्वारा दिए गए थे। तो हम क्या बताएंगे, ब्लूम तथा क्रेथहोल के द्वारा दिए गए थे। फिर एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे और बन सकता है स्टूडेंट कि आपका संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरक जो ये है, तो ये कैसे मतलब लक्ष्य हैं, तो आश्रित लक्ष्य हैं या अन्योन आश्रित हैं। तो हम क्या बताएंगे, अन्योन आश्रित लक्ष्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ यानी आपका 11th क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए, और जो हमने बताया क्वेश्चन उसको भी आप लोग एक बार रिमाइंड करके उसको लिख लीजिएगा, तो आपको याद करने में सुविधा होगी स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, तो खेलों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी के समय को, बी ऑप्शन है यूनान के समय को, सी ऑप्शन है रोम के समय को, और डी ऑप्शन है डेनमार्क के समय को। तो स्टूडेंट हमने क्लास में आपको बताया था कि जो खेलों का स्वर्ण युग है तो किसे हम कहते थे, तो यूनान के समय को हम कहते थे। यूनान के समय को क्या कहा जाता था स्टूडेंट, खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, ओलंपिक खेल किस देवता को
खुश करने के लिए शुरू किए गए थे। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए है आपका जीजीएस, ऑप्शन बी है आपका जीएस, ऑप्शन सी है गोलीफ, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ओलंपिक खेल जो है जीएस देवता को खुश करने के लिए शुरू किया गया था। ये जीएस देवता जो थे कहाँ के थे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यूनान देश के थे। जीएस देवता कहाँ के थे? तो यूनान देश के थे। यूनान देश के लोग जो थे वो जीएस देवता को खुश करने के वो 4 साल पर खेला जाता था। और ये सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो यूनान देश में किया गया था। किस देवता को खुश करने के लिए किया गया था स्टूडेंट? तो जीएस देवता के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? तो आपका ऑप्शन है ईसा पूर्व में दिया स्टूडेंट। तो याद रखिएगा आपका पहला ऑप्शन है 770 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 776 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 756 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 565 ईसा पूर्व। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो था वो कब शुरू किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक लुंडविंड जॉन, बी ऑप्शन है गर्समस, सी ऑप्शन है नेस्गाल और डी ऑप्शन है बेसडो। तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता स्टूडेंट हमने आपको क्लास में बताया था, तो फ्रेडरिक लुंडविंग जॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक लुंडविंग जॉन को कहते थे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बास्केटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका लुंडविंग जॉन, ऑप्शन बी है जेम्स नाई स्मिथ, ऑप्शन सी है जी मार्गन, ऑप्शन डी है नेस्गॉल। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि बास्केटबॉल का जनक किसे कहते थे स्टूडेंट? आपका जॉन्स नाइथ स्मिथ को कहते थे। इन्होंने मतलब बास्केटबॉल जो खेल था इसको किसने कब लाया था, किस वर्ष में लाया गया था? तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये 1891 ईस्वी में क्या किए थे? ये अमेरिका की जनता के सामने इन्होंने रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन ए है खेल की ललक, ऑप्शन बी है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी है चुनौती और ऑप्शन डी है आपका अखंडता। तो जो ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है आपका निरंतरता। ओलंपिक खेल नहीं, सॉरी स्टूडेंट, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है निरंतरता। आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन में है 1962, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी मान लीजिए 1970 स्टूडेंट। ठीक है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ था स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट, भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1952 स्टूडेंट। तो भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है सिंगापुर 2010 में, ऑप्शन बी है यूरोप 2010 में, ऑप्शन सी है सिंगापुर 2020 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रथम युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है आपका सिंगापुर 2010 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। प्रथम युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो सिंगापुर में कब हुआ था? 2010 में शुरू किया गया था स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया स्टूडेंट। कुछ रिमेन है, अभी हम आपको और कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा की परिभाषा का आधार है। तो ऑप्शन ए है आपका 3R, ऑप्शन बी है 3R व 3E और ऑप्शन सी है 3R व 3M और ऑप्शन डी है 3E स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि जो शिक्षा का आधार होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? आपका 3R व 3M होता है। 3R व 3M होता है। R का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो आपका रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक होता है। और एम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैन, मीडियम और मैटर होता है स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट किसने कहा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का
एक ही आधारभूत अंग है स्टूडेंट। यानी यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है जिसमें कहा गया कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है चार्ल्स अ बुकर, दूसरा ऑप्शन है लास्की, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन और चौथा ऑप्शन है मोटेंग। तो स्टूडेंट याद रखिएगा आपका क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। यानी चार्ल्स अ बुकर ने कहा कि जो शारीरिक शिक्षा होता है वह समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? आपका ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है आपका यूनानी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है तुर्कियों ने शुरू किया था। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, तुर्कियों द्वारा जो है पोलो खेल का शुरुआत किया गया था। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट कि कौन से खेल में जो मैदान होता है सबसे बड़ा मैदान होता है, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शन में रहेगा कबड्डी, दूसरा ऑप्शन रहेगा पोलो, तीसरा ऑप्शन रहेगा ये आपका बास्केटबॉल, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा टेनिस के लिए। तो फिर आप क्या बताएंगे, जो पोलो जो खेल है स्टूडेंट, ये पोलो जो खेल है इसका मैदान क्या होता है? सभी खेल के मैदानों से क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि मनोप्रेरक क्षेत्र के कितने उप क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5 स्टूडेंट। तो देखिए मनोप्रेरक क्षेत्र का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछ रहा है लक्ष्य। मनोप्रेरक क्या था? आपका लक्ष्य था, जिसमें मनोप्रेरक किस में आता है स्टूडेंट? अभी आपको हमने बताया कि ब्लूम तथा कैथरोल ने क्या किया था, अनुआश्रित लक्ष्य दिया था, जिसको क्या उन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो उन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था आपका संज्ञानात्मक, दूसरा था भावनात्मक और तीसरा क्या था, मनोप्रेरक। तो मनोप्रेरक को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 2 भागों में बांटा गया था। क्या था वो? व्यवहार एवं कौशल। क्या था स्टूडेंट? दो भाग थे, वो क्या थे? आपका व्यवहार और कौशल थे, ठीक है। व्यवहार और क्या है दूसरा? कौशल, ठीक है। ये किसके भाग है? मनोप्रेरक के। किसके भाग है स्टूडेंट? मनोप्रेरक के। आपको ये सब कुछ हमने क्लास में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। आपका 28 वीडियोस है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया स्टूडेंट। पहले चैप्टर की व्याख्या की गई हर चैप्टर का, फिर लास्ट में क्या किया गया, उस चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम आपका 30-35 क्वेश्चन हर चैप्टर में कराया गया। इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार जाकर पूर्व की क्लासेस भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, और यूट्यूब पर आप लोग पूरा सर्च कीजिए स्टूडेंट एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जो ग्रीन कलर का थंबनेल है वो आप लोगों का यानी 4th सेमेस्टर का है, कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो 2nd सेमेस्टर का। 2nd सेमेस्टर में तो 80 वीडियोज़ है, लेकिन 4th सेमेस्टर में क्या है 28 या 29 वीडियोज़ है स्टूडेंट, और वो भी ज़्यादा समय का नहीं है, बस 15 या 20 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्टूडेंट। तो आप लोग वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज पढ़िए और चैप्टर वाइज हर चैप्टर का आप MCQ सॉल्व कर लीजिए, उसी में से सारे एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है? आपका ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि किसने कहा कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। तो यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा यह कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज जो है भारत को क्या गीता या कुरान या रामायण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसकी ज़रूरत है? आपका फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको हम बस धार्मिक ग्रंथ इसलिए 2-3 बताते हैं स्टूडेंट कि आप लोग याद रखिएगा, लेकिन स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद का सिर्फ गीता का ही नहीं है, यही शब्द है इनका, रामायण महाभारत ये सब नहीं है। बट मैंने आपको जैसे इसलिए बता दिया कि मतलब उनका ये थिंकिंग था कि हमें क्या है, भारत जैसे देश को अब क्या है गीता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा गया?
ठीक है। पितामह का मतलब क्या स्टूडेंट होता है? ग्रैंडफादर। पितामह का मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर। तो जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा गया? आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है गर्ट्समट, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है बेसिडो, डी ऑप्शन है फ्रेडरिक लुंडविंग। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा गया? गर्ट्समट को कहा गया था स्टूडेंट। फ्रेडरिक लुंडविंग क्या थे? आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता थे। फ्रेडरिक लुंडविंग कौन थे? ये क्या है? आपके आधुनिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के पिता थे। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता थे स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका ऑप्शन है बेसबॉल, ऑप्शन बी है आइस हॉकी, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है स्टूडेंट? आपका आइस हॉकी है। क्या है स्टूडेंट? आइस हॉकी। जो बेसबॉल है वो कहाँ का खेल होता है स्टूडेंट? तो अमेरिका का खेल है। ठीक है, अमेरिका का खेल है। बास्केटबॉल जो है वो किस देश का खेल है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह किस देश का है? ये नेपाल का खेल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बास्केटबॉल होता है। बेसबॉल कहाँ का है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और आइस बॉल कहाँ का है? कनाडा का। और कबड्डी कहाँ का है स्टूडेंट? तो भारत का। भारत का राष्ट्रीय खेल, सॉरी, भारत का कबड्डी नहीं, हॉकी है स्टूडेंट। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका हॉकी है। हॉकी कहाँ का खेल है? राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी स्टूडेंट? ये आपका वन लाइनर फॉर्म इसलिए कर दिया स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा? एक ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग या किसी तरह का वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, रथ दौड़ किस प्राचीन घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? ठीक है, रथ दौड़ यानी जो एक तरह से मान लीजिए घुड़सवारी दौड़, इसका प्रश्न का मतलब ये हुआ, रथ दौड़ या घुड़सवारी दौड़ जो है किस प्राचीन घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या होगा? मेसोपोटामिया। किस सभ्यता का मनोरंजन का खेल था? तो मेसोपोटामिया का। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना हुई थी, यानी किस वर्ष जो है फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना की गई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ठीक है, यानी बैडमिंटन जो खेल आया उसकी उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो याद रखिएगा स्टूडेंट भारत से हुई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की विश्व बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? किस सन में हुई थी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, 1977 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? विश्व बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट, आप लोग इसे बी केयरफुली पढ़िएगा। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट, तो इसे आप बिल्कुल बी केयरफुली आप पढ़िए स्टूडेंट। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इसकी पूर्व की क्लासेस जो है यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। सीरीज में बहुत सारे ऑप्शन जो हैं आपके गलत दिए हैं स्टूडेंट, और इसे आप लोग पढ़ लीजिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। और क्लास आप कंटिन्यू कर लीजिए स्टूडेंट, तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और एग्ज़ाम में और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताना न भूलें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।